जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करने वाले हैं 7 अक्टूबर 2025 के करेंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए आज के पहले और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? आंसर हो जाएगा इसका उपरोक्त सभी, यानी मैरी ब्रंको, फ्रेड रैम्सडेल और सिमोन सकागुची। तो इन तीनों वैज्ञानिकों को मेडिसिन का नोबेल प्राइज़ दिया गया है 2025 वाला। ठीक है, जो मैरी ब्रंको हैं ये अमेरिका की हैं, फ्रेड रैम्सडेल भी अमेरिका के हैं और सिमोन सकागुची ये जापान के हैं। दोस्तों, इन तीनों वैज्ञानिकों ने किसकी खोज की है जिसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया है मेडिसिन का? तो इन्होंने पेरीफेरल इम्यून टॉलरेंस की खोज की है। अब ये पेरीफेरल इम्यून टॉलरेंस क्या होता है इसको समझ लेते हैं, आसान भाषा में समझते हैं। तो दोस्तों, जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है ये कभी कभी अपने ही शरीर पर हमला कर देता है, जिसे ऑटो इम्यून रोग बोला जाता है। तो इन वैज्ञानिकों ने ये पता लगाया कि शरीर की रेगुलेटरी टी कोशिकाएं इस हमले को कैसे रोकती हैं। ठीक है, इसी खोज के लिए इन तीनों वैज्ञानिकों को मेडिसिन का नोबेल प्राइज़ दिया गया है। नोबेल प्राइज़ की अगर हम बात करें तो इसके संस्थापक हैं अल्फ्रेड नोबेल, जो कि एक स्वीडिश वैज्ञानिक हैं। इनके द्वारा डायनामाइट का आविष्कार भी किया गया था। इन्होंने अपनी वसीयत 1895 में लिखी थी। उसी के अनुसार 1901 में ये पुरस्कार शुरू हुए थे। ठीक है, तो आपसे अगर पूछा जाए कि नोबेल पुरस्कार कब शुरू हुए थे, 1901 में शुरू हुए थे। तो दोस्तों, जो अल्फ्रेड नोबेल की संपत्ति थी उसी के ब्याज से ये नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। इसका उद्देश्य है मानवता की भलाई के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों को सम्मानित करना। नोबेल प्राइज़ 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं: फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर, पीस और इकोनॉमिक्स। हालांकि जो इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज़ है ये 1969 से शुरू हुआ था और मूल रूप से 5 क्षेत्रों में ये पुरस्कार दिया जाता है। देखिए दोस्तों, पुरस्कार के अंतर्गत क्या क्या मिलता है। तो इसमें एक गोल्ड मेडल मिलता है जिसमें अल्फ्रेड नोबेल की एक तरफ प्रतिमा आपको दिखाई देती है। इसमें डिप्लोमा मिलता है और नगद राशि यानी लगभग 10 करोड़ रुपए के आसपास इसमें राशि मिलती है, जो कि 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर के आसपास होते हैं। पुरस्कार समारोह की बात करें तो जो शांति का नोबेल पुरस्कार है उसको छोड़ करके जितने भी पुरस्कार हैं ये स्टॉकहोम स्वीडन में प्रदान किए जाते हैं। बाकी जो शांति का नोबेल पुरस्कार है ये ओस्लो नॉर्वे में प्रदान किया जाता है। और ये पुरस्कार कब दिए जाते हैं तो 10 दिसंबर को प्रदान किए जाते हैं, जब अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि होती है। अक्टूबर में इनकी घोषणा की जाती है और 10 दिसंबर को ये पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। नोबेल पुरस्कार प्रदान करने वाली संस्थाएं कौन कौन सी हैं? तो फिजिक्स का जो नोबेल प्राइज़ है और केमिस्ट्री का जो नोबेल प्राइज़ है ये रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस के द्वारा प्रदान किया जाता है। मेडिसिन का जो नोबेल प्राइज़ है ये कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट के द्वारा प्रदान किया जाता है, जो कि स्टॉकहोम स्वीडन में है। लिटरेचर का स्वीडिश एकेडमी के द्वारा। शांति का जो नोबेल प्राइज़ है ये नॉर्वेजियन नोबेल समिति के द्वारा प्रदान किया जाता है, जो कि ओस्लो नॉर्वे में है। इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज़ स्वीडन के केंद्रीय बैंक के द्वारा प्रदान किया जाता है, जो कि स्वीडन स्टॉकहोम में है। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, भारत ने विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 में कुल कितने मेडल जीते हैं? आंसर हो जाएगा इसका 22 मेडल। तो दोस्तों, भारत ने विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में एक ऐतिहासिक प्रदर्शन किया है और कुल 22 मेडल जीते हैं। ये प्रतियोगिता भारत में ही आयोजित की गई थी, इसको भी आप याद रखिएगा। 22 मेडल में से 6 गोल्ड हैं, 9 सिल्वर हैं और 7 ब्रॉन्ज मेडल हैं। भारत पदक तालिका में 10वें स्थान पर रहा है, यानी मेडल टैली में ये 10वें स्थान पर रहा है। विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 की बात करें तो इस बार इसका 12वां संस्करण आयोजित किया गया था 27 सितंबर से लेकर 5 अक्टूबर 2025 के बीच में। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ है। भारत ने पहली बार इन खेलों की मेज़बानी की है। 100 से अधिक देशों के जो एथलीट थे वो इसमें शामिल हुए थे। इसका जो शुभंकर था वो कौन था? विराज। इस बात को भी आप याद रखिएगा। देखिए, गोल्ड मेडल किसने किसने जीता है ये आपको याद रखना होगा। तो सुमित अंतिल ने पुरुषों की भाला फेंक में गोल्ड मेडल जीता है। संदीप संजय सरगर ने भाला फेंक में,
शैलेश कुमार ने हाई जंप में, निषाद कुमार ने हाई जंप में, और सिमरन शर्मा ने महिलाओं की 100 मीटर जो दौड़ होती है उसमें उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है। इसके अलावा जो रिंकू हुड्डा हैं उन्होंने भाला फेंक में गोल्ड मेडल हासिल किया है। अगर हम मेडल टैली की बात करें और उसमें टॉप 3 देशों की बात करें तो ब्राज़ील टॉप पर रहा है जिसने 15 गोल्ड के साथ 44 मेडल जीते हैं। चाइना दूसरे पर रहा है जिसने 13 गोल्ड के साथ कुल 52 मेडल जीते हैं। ईरान तीसरे नंबर पर रहा है जिसने 9 गोल्ड जीते हैं और कुल 16 मेडल जीते हैं। तो ये टॉप 3 भी आप नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंगापुर सरकार ने किस स्थान का नाम बदलकर जोबिनगर्ग द्वीप रखा है? आंसर हो जाएगा सेंट जॉर्ज द्वीप। तो सेंट जॉर्ज द्वीप ये सिंगापुर में है। अब इस द्वीप का नाम जोबिनगर्ग द्वीप रखा गया है। कुछ समय पहले जोबिनगर्ग काफ़ी चर्चा में रहे हैं क्योंकि इनकी हाल ही में मृत्यु हुई है। तो सिंगापुर में जोबिनगर्ग की मृत्यु के बाद वहाँ की सरकार ने, यानी सिंगापुर की सरकार ने जिस स्थान पर उनका निधन हुआ था उस द्वीप का नाम बदल करके जोबिनगर्ग द्वीप रख दिया गया है। ठीक है, तो जोबिनगर्ग नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल जो कि सिंगापुर में आयोजित हुआ था उसमें प्रस्तुति देने के लिए गए थे और सेंट जॉन्स द्वीप के पास तैरते समय बेहोश होकर के वो डूब गए थे। इसके बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, इसलिए सेंट जॉन्स द्वीप जो था उसका नाम जोबिनगर्ग द्वीप रख दिया गया है। जोबिनगर्ग की बात करें तो यह भारत के एक प्रसिद्ध गायक, असम के बड़े गायक माने जाते थे। वह एक एक्टर, संगीतकार और गीत लेखक भी थे। उन्होंने असमिया, हिंदी, बंगाली, कन्नड़, उड़िया, तमिल, तेलुगु, पंजाबी, नेपाली, मलयालम इन सभी फिल्मों के लिए भी गाना गाए हुए थे। हाल ही में बदले गए नाम डिस्कस करते हैं तो राष्ट्रीय जन सहयोग और बाल विकास संस्थान का नाम बदलकर अब सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय महिला और बाल विकास संस्थान किया गया है। इस्लामपुर जो कि महाराष्ट्र में है इसका नाम ईश्वरपुर किया गया है। कार्नेक ब्रिज जो कि मुंबई में है इसका नाम सिंदूर ब्रिज, और बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम डॉक्टर मनमोहन सिंह सिटी यूनिवर्सिटी किया गया है। मैक्सिको की खाड़ी का नाम अमेरिका की खाड़ी किया गया है। अरलम वन्यजीव अभ्यारण्य का नाम अरलम तितली अभ्यारण्य किया गया है। पचमढ़ी वन्यजीव अभ्यारण्य का नाम राजा भभूत सिंह अभ्यारण्य किया गया है। गया जो कि बिहार में उसका नाम गया जी, और खुलताबाद जो कि महाराष्ट्र में इसका नाम रत्नपुर किया गया है। अगला क्वेश्चन है, ए रामचंद्रन को समर्पित संग्रहालय का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है? तो आंसर हो जाएगा केरल। तो दोस्तों, एक प्रसिद्ध चित्रकार थे जिनका नाम था ए रामचंद्रन, तो उनको समर्पित एक म्यूजियम बनाया गया है केरल में। तो केरल के कोल्लम जिले में 5 अक्टूबर 2025 को प्रसिद्ध चित्रकार और मूर्तिकार ए रामचंद्रन को समर्पित एक संग्रहालय का उद्घाटन हाल ही में किया गया है। यह संग्रहालय श्री नारायण गुरु सांस्कृतिक परिसर में स्थित है। यह संग्रहालय ए रामचंद्रन की अंतिम इच्छा के अनुसार बनाया गया है, यानी उन्होंने अपनी अंतिम इच्छा में यही जताया था कि जो उनकी चित्रकारी है और जो उनकी कलाकारी है, जो उनकी मूर्तियां वगैरह हैं उनको प्रदर्शित किया जाए, इसका एक म्यूजियम बनाया जाए। तो उनकी अंतिम इच्छा के अनुसार ये म्यूजियम बनाया गया है। दोस्तों, ए रामचंद्रन का निधन फरवरी 2024 में 89 साल की उम्र में हुआ था। उन्होंने अपनी मृत्यु से पहले केरल के चीफ मिनिस्टर को एक पत्र लिखा था जिसमें उन्होंने अपनी 300 करोड़ रुपए मूल्य की पेंटिंग और मूर्तियां राज्य को सौंपने की इच्छा जताई थी। देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हैं ए रामचंद्रन। तो ये भारत के महान चित्रकार और मूर्तिकार रहे हैं। इनका पूरा नाम था अच्युतन रामचंद्रन नायर। 1935 में इनका जन्म हुआ था केरल में। निधन 10 फरवरी 2024 को हुआ था। 2005 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मिहाजे घर योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो गोवा राज्य में मिहाजे घर योजना शुरू की गई है। शुरुआत किसने की है? गृह मंत्री अमित शाह जी ने। तो गृह मंत्री अमित शाह जी ने गोवा के तालेगांव में मिहाजे घर योजना यानी मेरे घर योजना की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य है सरकारी और सामुदायिक ज़मीन पर जो पुराने घर बने हैं उन्हें वैध घोषित करना, यानी कि जो पुराने घर बने हुए हैं सरकारी या सामुदायिक ज़मीन पर, उनको अब मान्यता मिल जाएगी, यानी कि वहाँ रहने वाले लोगों को उसका मालिकाना हक मिल जाएगा। इस योजना से गोवा के लगभग 10 लाख नागरिक लाभान्वित हो सकते हैं। तो गोवा के जो चीफ मिनिस्टर हैं प्रमोद सावंत जी, उन्होंने ये बताया है कि इस योजना के माध्यम से
गोवा राज्य की जो 50% आबादी है उसको फ़ायदा होने जा रहा है। गोवा की भी बात कर लेते हैं तो पणजी इसकी कैपिटल है। पुशापति अशोक गजपति राजू यहाँ के राज्यपाल बने थे कुछ समय पहले और मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर प्रमोद सावंत। 30 मई 1987 को गोवा पूर्ण राज्य बना था। गोवा में मुख्य रूप से भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है जिसे मोल्लेम राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये बेसिक जानकारी आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है अभ्यास कोंकण 2025 किन देशों की नौसेनाओं के बीच आयोजित किया जा रहा है? आंसर हो जाएगा भारत और ब्रिटेन। ठीक है, तो भारत और ब्रिटेन के बीच में कोंकण एक्सरसाइज का आयोजन किया जा रहा है 5 से 12 अक्टूबर 2025 के बीच में। और यह अभ्यास कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है? तो पश्चिमी हिंद महासागर और अरब सागर में ये अभ्यास आयोजित किया जा रहा है। इसमें भारत और ब्रिटेन शामिल हैं। और दोस्तों इसमें जो युद्धपोत शामिल हुए हैं इसमें INS विक्रांत और HMS प्रिंस ऑफ वेल्स UK, ये दोनों युद्धपोत शामिल हुए हैं। अगला क्वेश्चन है अभ्यास कोंकण 2025 किन दो देशों की नौसेनाओं के बीच आयोजित किया गया है? आंसर हो जाएगा भारत और ब्रिटेन। तो दोस्तों कोंकण अभ्यास 2025 का आयोजन 5 से 12 अक्टूबर 2025 तक किया जाएगा पश्चिमी हिंद महासागर और अरब सागर में। इसमें भारत और ब्रिटेन की जो नेवी है वो शामिल होगी। इसमें भारत की तरफ से जो युद्धपोत शामिल हुआ है उसका नाम है INS विक्रांत और ब्रिटेन की तरफ से जो युद्धपोत शामिल हुआ है उसका नाम है HMS प्रिंस ऑफ वेल्स। कुछ प्रमुख मिलिट्री एक्सरसाइज डिस्कस करते हैं जैसे शक्ति अभ्यास भारत फ्रांस के बीच, टाइगर क्लॉ अभ्यास भारत अमेरिका के बीच हुआ है, इसका पहली बार आयोजन हुआ है, इस बात को आप याद रखिएगा। खान कोएस्ट अभ्यास एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास था जो कि मंगोलिया में आयोजित किया गया था। तीस्ता प्रहार अभ्यास भारतीय सेना ने आयोजित किया था। डेजर्ट नाइट 10 अभ्यास बहुराष्ट्रीय अभ्यास था। छठवां डस्ट लेक अभ्यास भारत उज्बेकिस्तान के बीच हुआ है। चौथा टाइगर ट्रायम्फ अभ्यास भारत अमेरिका के बीच। इंद्र अभ्यास भारत रूस के बीच। प्रचंड प्रहार अभ्यास भारतीय सेनाओं के बीच आयोजित किया गया है। इसके अलावा एकीमे अभ्यास भारत तंजानिया के बीच आयोजित हुआ था। अगला क्वेश्चन है मखाना उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किस केंद्रीय मंत्री ने किया है? तो हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा मखाना उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया गया है। इसका उद्देश्य है मखाना की खेती और प्रसंस्करण यानी उसकी प्रोसेसिंग और विपणन को आधुनिक तकनीकों से जोड़ना। इस केंद्र के माध्यम से बीज उत्पादन, प्रोसेसिंग यूनिट, प्रशिक्षण और ब्रांडिंग की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। दोस्तों सरकार ने इस योजना के लिए 475 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। बिहार की बात हुई है तो बिहार से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो मरियम फातिमा बिहार की पहली महिला फिडे मास्टर बनी है। PM मोदी जी ने पूर्णिया हवाई अड्डे का उद्घाटन हाल ही में किया है। एपीडा ने बिहार में अपना पहला क्षेत्रीय कार्यालय खोला है। बिहार के राजगीर में रॉयल भूटान मंदिर का उद्घाटन किया गया है। बिहार कैबिनेट ने महिलाओं की नौकरियों के लिए महिला रोजगार योजना को मंजूरी दी है। अगला क्वेश्चन है संध्या शांताराम कौन थी जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो वह एक एक्ट्रेस थी तो उनका हाल ही में निधन हुआ है। तो 1950-60 के दशक की मशहूर अभिनेत्री थी संध्या शांताराम, तो उनका 3 अक्टूबर 2025 को निधन हो गया है। वे महान फिल्म निर्माता बी शांताराम की तीसरी पत्नी थी। उनकी फिल्म झनक झनक पायल बाजे को राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला था। हाल ही में हुए निधन भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। स्वतंत्रता सेनानी जीजी पारेख का निधन हुआ है। प्रसिद्ध गायक जुबिन गर्ग का निधन हुआ है। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुखदेव सिंह ढींढसा का निधन हुआ था। प्रख्यात विद्वान दाजी पनसीकर का निधन हुआ था। वरिष्ठ उर्दू समाचार वाचक सलीम अख्तर का निधन हुआ था। और प्रसिद्ध कश्मीरी गायक उस्ताद गुलाम नबी शाह का निधन हुआ था। केरल के पूर्व CM VS अच्युतानंदन का भी हाल ही में निधन हुआ है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में शुरू की गई PM सेतु योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो हाल ही में PM सेतु योजना शुरू की गई है तो उसका उद्देश्य है ITI संस्थानों का आधुनिकीकरण करना। ITI। अगला क्वेश्चन है हाल ही में शुरू की गई PM सेतु योजना का उद्देश्य क्या है? आंसर हो जाएगा ITI संस्थानों का आधुनिकीकरण करना।
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश भर के 1000 आईटीआई संस्थानों के आधुनिकीकरण के लिए पीएम सेतु योजना की शुरुआत की है। पीएम सेतु का मतलब है प्रधानमंत्री स्किल एंड एम्प्लॉयबिलिटी एंड ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अपग्रेडेड आईटीआईज। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म आप ज़रूर याद रखिएगा। इसका उद्देश्य युवाओं को उद्योगों की मांग के अनुसार आधुनिक तकनीकी प्रशिक्षण देना। इस योजना में 200 हब आईटीआई और 800 स्पोक आईटीआई बनाए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का पहला नमो बायोडाइवर्सिटी पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह अलवर में स्थापित किया गया है। तो राजस्थान के अलवर जिले में राज्य का पहला नमो बायोडाइवर्सिटी पार्क शुरू किया गया है। यह पार्क अरावली पर्वतमाला के पास स्थित है। इसका उद्घाटन भारत के जो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं भूपेंद्र यादव जी उन्होंने किया है। इसका उद्देश्य है स्थानीय वनस्पति, जीव जंतु और पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षित करना। राजस्थान से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो राजस्थान का मेनार और खींचन गांव रामसर साइट घोषित किया गया है। भारत का पहला अंतर्राज्यीय चीता कॉरिडोर मध्य प्रदेश और राजस्थान तक बनेगा। भारतीय रेलवे स्टेशनों और सेवा भवनों में सौर ऊर्जा स्थापना में राजस्थान टॉप पर है। 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया गया है। राजस्थान में भारत इजिप्ट संयुक्त विशेष बल अभ्यास साइक्लोन थर्ड 2025 आयोजित किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान में 2030 तक बाल विवाह उन्मूलन का लक्ष्य रखा है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने आज के करेंट अफेयर्स को डिस्कस कर लिया है। आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो यहाँ पर आपको लास्ट 6 मंथ के करेंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी। इसके अलावा अभी सितंबर 2025 की जो मंथली करेंट अफेयर्स की ई बुक है वो भी आपको हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में मिल जाएगी। ईयरली करेंट अफेयर्स की ई बुक भी आपको हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में मिलेगी, तो आप वहाँ पर जा कर के प्राप्त कर सकते हैं। स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें तो यहाँ पर प्रीमियम कोर्स वाला ऑप्शन मिलेगा और इस कोर्स वाले ऑप्शन पर आपको अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच मिलेगा राजा गुप्ता सर का, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना है अक्टूबर 400, तो आपको इसमें छूट मिल जाएगी। इसमें पॉलिटिक्स, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, हिस्ट्री, इन सभी टॉपिक को कवर किया जाएगा। एमपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती आई है, तो इसके लिए भी आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं ऐप पर जा कर के। और दोस्तों जीके जीएस फाउंडेशन कंप्लीट ऑनलाइन बैच आपको ऐप पर मिल जाएगा, तो इसको भी आप प्राप्त कर सकते हैं। कल के करेंट अफेयर्स को एक बार रिवाइज करते हैं। तो साने तकाइची किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनने जा रही हैं? जापान। एनसीआरबी की 2023 रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित महानगर कौन सा है? कोलकाता। ईरानी कप 2025-26 किस टीम ने जीता है? विदर्भ। यूएनटीसीसी प्रमुखों का सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया जाएगा? नई दिल्ली। 10वां राष्ट्रीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास किस संस्था के द्वारा आयोजित किया जाएगा? इंडियन कोस्ट गार्ड। आपकी पूंजी आपका अधिकार अभियान की शुरुआत किसने की है? निर्मला सीतारमण। दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क किस दर्रे पर बनाई गई है? मेघला पर। भारत का नया वनडे कप्तान कौन नियुक्त किए गए हैं? शुभमन गिल। इंग्लैंड के कैंटरबरी चर्च में पहली महिला आर्क बिशप कौन बनी है? सारा मुल्लाली। और ऑस्ट्रेलिया ने अल्जाइमर के इलाज के लिए किस दवा को मंजूरी दी है? तो लेकेनमैब। दोस्तों आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन और उनके संस्थापक डिस्कस करेंगे। जैसे स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में, सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ आंदोलन, मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने अहमदिया आंदोलन 1889 में, दादा भाई नौरोजी ने रहनुमाई मजदाए स्नान सभा 1851 में, बहराम जी मालाबारी ने सेवा सदन की स्थापना 1885 में की थी, सावित्रीबाई फुले ने महिला सेवा मंडल, पंडिता रमाबाई ने आर्य महिला समाज, एनी बेसेंट ने महिला भारत संघ, सरला देवी ने भारत स्त्री महामंडल और CS नायडू ने वेद समाज की स्थापना की थी। कल के करेंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था कि एन किस देश की करेंसी है, तो इसका आंसर था जापान। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर जापान बताया हुआ है। आज आपके लिए एक क्वेश्चन है, पिछला क्वेश्चन है, यानी आज तो नहीं पढ़ाया है लेकिन पहले आपको पढ़ाया है, ये आपको पता भी होना चाहिए। संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है ये आपको बताना है। और
24-25 का खिताब किसने जीता था, ये भी आपको बताना है। ठीक है, तो दोनों आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें तो यहाँ पर आपको मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी। ठीक है, तो हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में मिल जाएगी, तो इसको प्राप्त कर लें। लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स की ई बुक, ईयरली करंट अफेयर्स की ई बुक और करंट अफेयर्स का जो पैकेज होता है ई बुक का, वो मिल जाएगा 199 रुपये में। तो इसके लिए कूपन कोड यूज करना है पैकेज 100। 2024 की ई बुक भी आपको यहीं पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें जिसका नाम स्टडी कर ऑफिशियल है। जीके जीएस की ये सभी ई बुक आपको ऐप पर मिलेंगी। 1000 स्टैटिक जीके की पीडीएफ, 1000 टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की पीडीएफ भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। टेस्ट पास वाले ऑप्शन पर जाकर के आप डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट दे सकते हैं। यहाँ पर आपको 4000 से अधिक टेस्ट मिलेंगे 1 साल की वैलिडिटी के साथ।